Good morning, students. How are you? Fine. Have you seen videos? No. Most of our students have not seen video. चलो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेशन करवा देती हूँ। हमने उसमें क्या किया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। इसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ध्यान है बच्चों? इसके बाद मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें मैंने आपको मेनली बताया था वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, और इनको हमने वन बाय वन डिटेल में स्टडी किया था। आपके उसमें थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में है ना, लेकिन हमने इसको वन बाय वन स्टडी किया था कि व्हाट आर बैक्टीरिया, व्हाट आर देयर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद मैंने बताया था वेदर दे आर हार्मफुल और यूजफुल। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया था। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद मैंने आपको फर्मेंटेशन भी बताया था। फर्मेंटेशन में बताया था चेंज ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। बताया था बच्चों? ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी वैक्सीन। वैक्सीन आपको, ये चाइल्डहुड में आपको सबको वैक्सीनेशन हुई होगी। तो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स। ये भी मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया था। इसके बाद हमारा थोड़ा ही टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचते हैं दो। एक तो फूड प्रिजर्वेशन और दूसरा क्या है हमारा नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा फूड कई बार स्पॉइल हो जाता है। क्यों स्पॉइल होता है? ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब उनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है तो किसी न किसी वजह से उसमें स्पॉइल, वो फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है। तो ये मेनली होता है हमारा फूड पॉइजनिंग। तो ये हमारा कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है। तो मेन क्या है? फूड पॉइजनिंग अकर व्हेन यू स्वेलो फूड और वाटर दैट कंटेन बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस और किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिन्स है दैट वाज मेड बाय जम्प्स। तो उस वजह से हमारी क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग जो फंजाई की वजह से भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मेनली रेनी सीजन में या कई बार बहुत ज्यादा समर सीजन है, तब आप कई बार अपना ब्रेड या आप चपाती उसमें हॉट केस में रख के चले जाते हो। 2 या 3 दिन बाद अब जब आते हो तो कॉटन लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर या ग्रीन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो वो भी एक तरह से फंगस की ग्रोथ होती है। और गर्मियों में दूध आपका बहुत जल्दी जो है खट्टा हो जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बॉडी जो हमारा फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है अगर कंटामिनेटेड फूड ले ले, वायरस की, कंटामिनेटेड फूड किसी भी वजह से हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। अगर हमारी बॉडी कंटामिनेटेड फूड ले ले तो हमें कई तरह की डिजीज हो जाती हैं। अदरवाइज वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब तो हमारा हो ही जाता है। अब कई बार क्या होता है, गर्मी के मौसम में मैंगो है, ठीक है, मैंगोज आप खाते हो, सभी खाते हो, आजकल बहुत आ रहे हैं मैंगोज। तो मैंगोज है, कई बार आप बगैर फ्रिज में रखे आप रख देते हो तो 2 या 3 दिन बाद वो खराब हो जाते हैं। इसी तरह फ्रूट्स भी आपके खराब हो जाते हैं, फूड भी आपका खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मम्मा उसको पिकल्स बना दे या कोई जैम जेली वगैरह बना दे तो जल्दी खराब नहीं होता। वैसे फ्रूट्स खराब हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी चीज में अगर हम उनको चेंज कर दें तो वो जल्दी खराब नहीं होता। तो फूड को खराब होने से बचाने के लिए कुछ मेथड हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है फूड प्रिजर्वेशन। अब हम करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अब ठीक है बच्चों, बेटा मैंने आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया और उसमें आपको ये भी पता है कि जब फूड पॉइजनिंग होती है तो उससे बैड स्मेल आने लगती है, डिजीज हो जाती है, तो दैट इज नॉट फिट फॉर अस। तो हम दूसरा क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन।
फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है बेटा, ये डेफिनेशन जो है आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए लिखो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड स्टोरेज फूड to prevent it spoilage either by killing the microbes or inhibiting their growth and making them inactive। मतलब इसमें क्या होता है कि या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको किल कर देते हैं या उसको इनएक्टिव बना देते हैं या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। वी कैन यूज सॉल्ट, शुगर। अब जैसे आपके फ्रूट्स हैं, इनको अगर हम जैम या जेली में चेंज कर दें तो जैम आप लेके आते हो ना जैम, और करीब 6 और 7 मंथ के लिए आप उसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से बाय मेकिंग पिकल में भी हम क्या करते हैं, ऑयल और सॉल्ट यूज करते हैं, तो उससे भी हमारा फूड जो है खराब नहीं होता। तो ये देखो आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले गिवन है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेटा अंडरलाइन करो, सोल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये हम इनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस आर केमिकल्स दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, तो उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स में आपके मेनली एक तो कॉमन सोल्ट, जैसे मीट है या फिश है, अगर हम इस पे कॉमन सोल्ट अप्लाई कर दें एक थिक लेयर, तो वो उसको खराब होने से बचाता है। तो एक होता है हमारा बाय यूजिंग सॉल्ट, दूसरा बाय यूजिंग शुगर। जैसे आप जैम जेली बनाते हो, जैम जेली में आप बहुत ज़्यादा शुगर डालते हो, तो शुगर डालने की वजह से वो खराब होने से बच जाता है। इसके अलावा बेटा आप ये दोनों भी नोट करो, केमिकल मेथड में सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स, ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। मेनली जैम में या आप जो टमाटो सॉस बनाते हैं इसमें दोनों होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है केमिकल मेथड वाले पैराग्राफ में। ठीक है, अब कॉमन सोल्ट का मैंने बता दिया, इसके अलावा प्रिजर्वेशन बाय शुगर ये भी बता दिया। इसके अलावा बेटा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होता है एक तरह का एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, केमिकल एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि अगर हम फूड में, जैसे आपका किसी भी फूड में हम इसको मिक्स कर दें तो फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, बिकॉज इट कंटेन एसिड। तो एसिड में बैक्टीरिया या आपके और जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, एक तो सोल्ट में, शुगर में, और ये दो मैंने आपको प्रिजर्वेटिव्स बताए हैं, सोडियम मेटाबेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इनमें भी जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, एसिडिक मीडियम में भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो बाय यूजिंग सोल्ट, शुगर, सिट्रिक एसिड, ऑयल, इनसे हम इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा विनेगर, आप देखा होगा कि पिकल में हम विनेगर डालते हैं, और विनेगर वाले हम ऑनियन भी खाते हैं। विनेगर भी क्या होता है, एसिड होता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में सिरका बोलते हैं। विनेगर इज सिरका, तो उस सिरका जो होता है वो भी इट इज अ टाइप ऑफ एसिड्स, तो उसमें भी ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा नहीं हो पाती, तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्मियों में फूड को आप खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हो, और सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है तो विंटर सीजन में आपका फूड जो है जल्दी स्पॉइल नहीं होता, और गर्मियों में हम उसे फ्रिज में रखते हैं। आपके घर में जब भी मिल्क आता है तो आपकी मम्मा उसको बॉयल करती है, ताकि बॉयल करने से क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और उस वजह से हमारा जो दूध है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। चलो बच्चों, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि घर में जब भी आप मिल्क लेते हो तो उसको बॉयल करते हो ना, क्यों, ताकि जर्म्स उसमें ग्रो ना कर पाए और आप उसको बड़े आराम से यूज कर सको और वो आपका दूध सेफ रहे। इसके अलावा आप खास तौर पे इन समर सीजन आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो अपना फूड। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो, ताकि इसको आप स्पॉइल होने से बचा सको। विंटर सीजन में ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है,
तो इस वजह से आपका फूड जो है जल्दी स्पॉइल नहीं हो सकता। गर्मी में जल्दी स्पॉइल हो जाता है तो आप इसको फ्रिज में रखते हो। तो एक बेटा मेथड है दैट इज पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर के नाम से इस मेथड का नाम हमने दिया था पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। मतलब 15 या 30 सेकेंड के लिए हम इसको 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस इज वेरी वेरी हॉट, इतने देर हम इसको गर्म करते हैं और फिर एकदम से इसको ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जर्म्स है या माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पाश्चराइजेशन। इसके अलावा था बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। क्या होता है फूड आइटम अगर हम एयर टाइट, आजकल आपने देखा होगा नमकीन वगैरह भी एक पैकेट होता है और उसके नीचे उसमें जो लगी होती है वो एयर टाइट होती है। तो एयर टाइट से क्या होता है उनको एयर नहीं मिल पाएगी और एयर नहीं मिल पाएगी तो माइक्रोब जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी हमारा जो फूड है वो सेफ रहता है। ठीक है, तो फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। आजकल टपरवेयर के भी एक एयर टाइट कंटेनर मिलते हैं जो कि हमारे फूड को लंबे टाइम तक फ्रेश भी रखते हैं और उसको स्पॉइल होने से भी बचाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेटा सब नोट कर लेना। ओके, अब बेटा आपका एक लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? आपको पता है नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में आपके नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में होता है। प्रोटीन आप खाते हो और इट इज वेरी यूजफुल और इट इज वेरी मतलब एक तरह से इट इज फॉर योर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो बच्चों, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोलुबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नोट कर लो। और इसके बाद बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज डन बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने आपको अभी तक बैक्टीरिया बताया ना, बट ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इसमें कौन करता है? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अलावा बेटा एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और नोस्टॉक, ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही लिखा है राइजोबियम। तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में बदल देता है और दैट वाज इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रेट कंपाउंड है वो फर्दर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इनमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई है, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? ये भी बेटा नोट करो, आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी नहीं है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। तो ये डेफिनेशन बेटा आप नोट कर लो। इसके अलावा मैं ये आपके जो नाइट्रोजन साइकिल है ये 3 टाइप से होती है, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल और आपका तीसरा है एक केमिकल। लेकिन बेटा आपके इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल का ही मेन आपका दिया हुआ है, तो आप बायोलॉजिकल के बारे में कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो एक बैक्टीरिया है, उसको फिक्स करता है। ठीक है, इसके बाद वो प्रोटीन वगैरह में चेंज हो जाता है। तो जो प्रोटीन है दैट इज टेकन बाय एनिमल्स, एनिमल्स उसको टेकन ले लेते हैं। और इसके बाद व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं और उसको दोबारा से प्लांट ले लेता है। तो इस तरह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स रहती है। ठीक है, अब साइक्लिक मूवमेंट का मतलब क्या है
कि एक प्रोसेस से हमारी नाइट्रोजन यूज हो रही है और दूसरे प्रोसेस से वो रिलीज हो रही है। तो इस तरह से जब साइक्लिक मूवमेंट होती है तो टोटल हमारी नाइट्रोजन की फिक्सेशन है वो सेम रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती। अब कितने ही सालों से हम पढ़ रहे हैं 78%, तो 78% ही रहती है। अब ये जरा एक बार ये देखो डायग्राम आपका, ये साइकिल मैंने बनाया हुआ है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन कंज्यूम करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इसको किस में बदल देता है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। और नाइट्रोजन कंपाउंड ये फिर कहाँ चले जाते हैं? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल, ये सोइल में चले जाते हैं। देन इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, तो फर्दर इस पे बैक्टीरिया काम करते हैं और बैक्टीरिया को काम करने के बाद अगेन इसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड में। ये फिर से इसको प्लांट ले लेता है, प्लांट डाई करता है। तो इस तरह से हमारी जो है ना कि जैसे देखो प्लांट इसको ले रहा है, लेकिन जब प्लांट डाई कर रहा है तो उसके बाद फिर इसे नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। अब देखो एनसीईआरटी में मैं फिलिंग द ब्लैंक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इंसेंस, ये भी मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दोनों उसको फिक्स करते हैं। इसके बाद अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ये मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, तो ये था आपका फर्मेंटेशन। कोलेरा इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। तो बेटा आपके ये फिर आगे मैं ये अब आपको डाउट क्लास में ये आपका बुक वर्क भी डिस्कस करेंगे और ये लेसन भी जहाँ से जो नहीं समझ आया आपके डाउट्स में ले लेना। इसके लिए बेटा आप अच्छे से चैप्टर थोरोली रीड करना, चैप्टर थोरोली रीड करोगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, एक भी लाइन नहीं छोड़ना, एवरी लाइन हैज ए मीनिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है बच्चों, ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चों।